नमस्कार सभी को, कैसे हो सब लोग। तो सबसे पहले तो राजस्थान की समीक्षा आ गई अपनी। तो मेनली तो वही आते हैं अपने भी, इससे तो क्वेश्चन कोई एक आधा आएगा, कोई आएगा तो ठीक है, वरना इससे क्वेश्चन नहीं आते भी। एक आधा क्वेश्चन कोई बाई चांस आरपीएससी आजकल पूछ ले, क्योंकि झुकाव आरपीएससी का किस ओर है भाई, इंडिया वाला पोर्शन है ना, उस ओर ज़्यादा है। और एसआई के अंदर, आरएएस के अंदर अपने जो राजस्थान भर्ती परीक्षा है ना, उसमें ज़्यादातर बच्चे क्या पढ़ के जाते हैं, मेनली जो स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं ना अपना पोर्शन, वो कौन सा करके जाते हैं, राजस्थान वाला। इसलिए वो चाहते हैं कि क्वेश्चन बड़े सिंपल आते हैं इस साइड से। जो भी इंडिया पोर्शन से क्वेश्चन आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा सिंपल आता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि अपने ये सोचते हैं 3-4 क्वेश्चन के लिए पूरी इंडिया पढ़ते हैं, तो अपने कहते हैं उसको स्किप ही कर देते हैं। पूरी मिडाइवल में से एक आधा क्वेश्चन आने इंडिया की, अब उसके लिए पूरी मिडाइवल पढ़ी जाए, पूरी सल्तनत पढ़ी जाए, पर वो एक क्वेश्चन बहुत आसान आता है, बजाय उसके कि राजस्थान जियोग्राफी के 10 आएंगे तो जरूरी नहीं है 10 आपको आते हो। पर वो अगर आपने पढ़ ली एक बार, इंडिया जियोग्राफी पढ़ ली, तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपको आते होंगे। ठीक है, तो अपने अगर मेनली बात करें, सर्वे स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन में। मैंने खुद ने शुरू की है, 338 एक 88 पेज का है, और कल पहला चैप्टर बना दिया मैंने बैठ के आराम से। 13 एक चैप्टर है, और तो इसको अपने 5-7 दिन में शुरू कर लेंगे। वो आपके जो राजस्थान इकोनॉमी वाला पोर्शन है ना, प्री के अंदर राजस्थान की अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है, वो कुछ और नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं होता, वो सर्वे ही होता है पूरा। उसके अंदर पहली लाइन ये होती है, जैसे राजस्थान की आर्थिक प्रवृत्तियाँ, और उसके बाद राज्य बजट, फिर कल्याणकारी सेवा, सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य एवं कल्याण। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्या है, बजट के एक चैप्टर है। तो वही अपने इकोनॉमिक हो जाएगी राजस्थान के साथ में, और साथ में क्या हो जाएगा, करंट का सर्वे हो जाएगा। अपने जो इसमें देख रहे थे आज ये पूरा हो जाएगा लगभग। अपनों ने क्या बातें की थी कि स्थिर कीमतों पे जीडीपी कितनी है, तो अपने कहते हैं 201.89 है, और वृद्धि हुई थी 7.4 की। और प्रचलित कीमतों पे कितनी है, तो इसमें महंगाई प्रभाव होता है, तो अपनों ने कहा था कितनी है, 357.14 है, और वृद्धि कितनी हुई थी, तो अपने कहते हैं 8 की वृद्धि हुई थी। फिर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अपने कौन सी है, महाराष्ट्र, फिर अपने तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, और राजस्थान कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे है, और 5.2% इसकी क्या है, जीडीपी में योगदान है। अब जो कल जो सर्वे आया उसके अनुसार राज्य ने पहले पेज में जो सारांश दिया था, सबसे पहला पेज होता है जो शुरू होता है संकेतक के बाद, वो होता है सारांश का। और सारांश के अंदर सरकार ने ये कहा कि राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या कितनी हो गई है, कितनी बताइए, कब तक, तो अपने कहते हैं 1 अक्टूबर 2025 तक। कितनी बता दी अब कि इतनी। और अपनों ने 2011 की जनसंख्या में भी पढ़ा था कि कितना स्थान है राजस्थान का, इसके अंदर बताया कि नहीं, हम 5th स्थान पे आ गए। कहाँ आ गए, भारत में 5th स्थान पे आ गए। ठीक है, तो ये अपने जब वो देखेंगे तब देख लेंगे। और उसके बाद अगर अपने बात करें जीडीपी में योगदान कितना है, 5.2, और रैंक कौन सी है, 7वीं। फिर जीडीपी में क्रम की बात करें तो अपने 4थे नंबर पे है भारत। और जो पीपीपी है, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी है, यानी कोई वस्तु अपने यहाँ कितने की है और वही वस्तु दूसरे देश में कितने की है, सिर्फ इस पे अंदाजा लगाया जाता है। इसके अंदर अपने वो नहीं देखेंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपया कितना कमजोर है। इसके अंदर बस इतना देखते हैं कि भी जैसे मान लो यहाँ एक कॉफ़ी 50 रुपए की आ रही है, तो अमेरिका के अंदर कितने की आ रही है, मान लो $20 की, तो अपने कहेंगे कि अपने यहाँ 50 रुपए में एक आती है, वहां कितनी आ जाएगी, 2.5 यूनिट आ जाएगी कॉफी की। तो ये चीज देखते हैं बस, उस आधार पर भारत की रैंक कितनी है, 3री रैंक है। फिर प्रति व्यक्ति आय देखी थी कितनी है। स्थिर कीमतों पे जब बात करते हैं तो 1,21,968 है, और वृद्धि कितने की रही, 6.3 की। और अगर अपने बात करें प्रचलित कीमतों पर तो कितनी थी, तो अपने कहते हैं 2,19,575 थी, और वृद्धि दर कितनी रही थी, 6.9 की वृद्धि दर रही थी। फिर विश्व बैंक बांटता है कितने भागों में, 5 भागों में बांटता है। उच्च आय वर्ग होता है, एक उच्च मध्यम होता है, फिर मध्यम होता है, फिर उच्च मध्यम होता है, फिर निम्न मध्यम होता है, और फिर निम्न होता है। तो अपने कौन से में है, निम्न मध्यम के अंदर है, निम्न मध्यम आय वर्ग में अपने शामिल है। फिर अपने कहते हैं पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा किसकी है, सिक्किम की थी, और कितनी थी, 5.5 लाख से भी ऊपर थी। और ये बिहार की है जो कि 1 लाख से कम है। फिर जीडीपी और जीबी में अंतर देखा था। जीडीपी क्या होती है, तो एक देश के भीतर
निश्चित समय अवधि के अंदर सभी अंतिम वस्तु व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो ये कौन सी सीमा के अंदर हो रहा है? इसी घरेलू सीमा के अंदर एक अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो जीडीपी, जिसके अंदर टैक्स भी जुड़ गया और सब्सिडी घट चुकी है। लेकिन अपने अगर फैक्ट्री लेवल पे काउंट करें तो वो क्या होती है? जीवीए, जिससे अभी टैक्स नहीं जुड़ा, जिसके अंदर अभी सब्सिडी नहीं घटी। और अपने कहते हैं इसके अंदर प्रत्येक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। इन तीनों क्षेत्रों को अलग अलग काउंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? जीवीए कहलाता है। फिर अपने जीवीए स्थिर कीमतों पर 184.50 लाख करोड़ रहा, प्रचलित कीमतों पर 323 लाख करोड़ रहा। और अपने कहते हैं जीवीए की वृद्धि दर कितनी रही? 7.3 की। फिर पड़ा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के अंदर अपने 15.2, 24.3 और 51.1 अपने सेवा सेक्टर का क्या था? योगदान था। कि 15.2 किसका है? कृषि का। और ये कोई पूरा नहीं है, इसमें भारत सरकार ने लिखा हुआ था कि हम आंशिक क्षेत्रों को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी का डाटा नहीं है। और इसके अंदर कृषि का 15.2 रहा। लेकिन अपनों से क्वेश्चन पूछेगा तो वही पूछेगा जो सर्वे के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक कमी सर्वाधिक हुई है, इसमें भी कमी हुई है क्योंकि पिछली बार ये 24.6 के आसपास था, ठीक है। और इसमें क्या हुई है? वृद्धि। फिर अपने कहते हैं कि वृद्धि दर क्या रही? तो कृषि 3.1 जो सबसे कम है उसकी सबसे कम, फिर दुगनी कर दो और फिर 3 दूनी 3 तिये 9। तो इस तरह से थोड़ा सा याद रख लेना। फिर कृषि क्षेत्र के अंदर अपनों ने कहा था 4 मेजर भाग होते हैं कृषि क्षेत्र के। कौन कौन से? सबसे ज्यादा अगर आय होती है तो किससे होती है? फसल से होती है। और लगभग 55% आय अपनों को फसल से होती है। कृषि के अंदर अगर अपने 100 रुपए कमा रहे हैं तो 55 रुपए किससे कमाते हैं? केवल और केवल फसल से। उसके बाद अगर अपने बात करें पशुपालन से 31% लमसम, और अगर अपने फिर वानिकी और फिर मत्स्य पालन। लेकिन सरकार ने यहाँ क्या किया? यहाँ प्रति साल की वृद्धि दर नहीं दी। उन्होंने क्या की? उन्होंने दी 2020 से 24 तक की जो दर थी वो बताई, ठीक है। और क्या कहा? औसत वृद्धि दर कितनी है? 4.7। फसल की कितनी है? तो 4%। मत्स्य की कितनी है? तो 7.2%। और अपने कहते हैं कि उसके बाद अपने पशुपालन की कितनी है? 6.1। वानिकी वाला आंकड़ा उन्होंने दिया नहीं, ठीक है। वानिकी वाला सरकार ने ही नहीं दिया। फिर उद्योग सेक्टर के अंदर, उद्योग सेक्टर के अंदर अपने मुख्य 3-4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण का 24.3 थी टोटल। वृद्धि दर क्या रही थी? 6.2। उसके बाद अपने कहते हैं इसका कितना योगदान है? 12.8। इसके अंदर क्या हुई है? वृद्धि। इसके अंदर क्या हुई है? वृद्धि। बाकी सब में कमी हुई है। और सबसे ज्यादा कमी खनन और उत्खनन में हुई है। कितनी? -0.7, ठीक है। इनमें प्लस पॉजिटिव में है और जिसमें 2.3 है उसमें 2.1 है, ठीक है। निर्माण क्षेत्र का दूसरा योगदान है, फिर बिजली का है, और फिर अपने किसका है? खनन और उत्खनन का है। फिर अपनों ने उद्योग में देखा था कि ई व्हीकल का पंजीकरण पिछले साल की तुलना में अपना कितना बढ़ गया है? 62.5%। पिछली बार अगर 100 वाहन रजिस्टर्ड हो रहे थे ई व्हीकल, तो इस बार कितने हो रहे हैं? 162.5 हो रहे हैं। फिर अपने कहते हैं एक GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पढ़ा था, जो कि कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, विप्रो है वो जारी करता है। 139 देशों के अंतर्गत जारी करता है। भारत की 38वीं रैंक थी। फर्स्ट रैंक पे कौन था? तो अपने कहते हैं स्विट्जरलैंड था। 4th रैंक पे कौन था? तो अपने कहते हैं दक्षिण कोरिया था, जो कि एशिया में प्रथम है। चीन की रैंक क्या थी? तो अपने कहते हैं 10वीं थी। कितने संकेतक यूज करता है? तो अपने कहते हैं 80+ संकेतक यूज करता है। GII कौन जारी करता है? विप्रो। कुल देश कितने हैं? 139 देशों में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का, सेकंड स्वीडन है, थर्ड अमेरिका है, चीन का 10वां था। आधार 80+ नवाचार संकेतक है। और दक्षिण कोरिया की क्या है? 4th रैंक है, जो कि एशिया में क्या है? प्रथम स्थान पे देखा था। उसके बाद अगर अपने बात करें इसमें 80 संकेतकों में उद्यमशीलता में अपनी कौन सी रैंक है? 12वीं। 6 शब्द है 12, 3 शब्द है 6ठी, ठीक है। उद्यमशीलता 6 शब्द है, दुगुना करना है, रैंक कौन सी है? 12वीं। पेटेंट में 3 शब्द है, दुगुना करना है, रैंक कौन सी है? 6ठी, ठीक है। और अगर अपने बात करें कि पेटेंट आवेदन पिछले साल की तुलना में क्या हो गए हैं? 2 गुने हो गए हैं, ठीक है। 2 गुने पेटेंट अपने आ रहे हैं। फिर पढ़ा था स्टार्टअप क्या होता है। तो अपनों ने कहा था कोई भी नया बिजनेस, कोई भी पूंजी निवेश द्वारा क्या करते हैं? अपने नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टार्टअप। और भारत की स्टार्टअप के अंदर कितनी भी रैंक है?
तीसरी है। और अब अगर अपने बात करें जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, कौन से टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, उसके अंदर भी भारत की कौन सी रैंक है, तीसरी रैंक ही है। फिर पिछली बार कितने आए, तो अपने कहते हैं कि सरकार ने मिड ईयर का आंकड़ा दिया था, अपनों ने कहा कि 1.97 लाख नए क्या हुए हैं, स्टार्टअप हुए हैं भारत के अंदर। फिर 3 कंपनियां देखी थी कि भारत की ऐसी स्टार्टअप कंपनियां जो कि $1 बिलियन की हो गई है, यूनिकॉर्न कहलाती है, 125 यूनिकॉर्न है भारत में वर्तमान में। फिर अपने $10 बिलियन की अगर वो हो गई है तो डेकाकॉर्न पहली कौन सी थी, तो फ्लिपकार्ट थी। उसके बाद अपने अन्य कौन कौन सी है, तो फोन पे है, स्विगी है, एक अपने नायका आती है, नायका, वो भी कंपनी किस में है, अपने डेकाकॉर्न में है, 10 बिलियन प्लस की कंपनी है। एक अपने हेक्टाकॉर्न 100 बिलियन की है, इसमें भारत की एक भी नहीं है। विश्व का अगर प्रसिद्ध उदाहरण देखें तो कौन सी है, स्पेस एक्स, यूएस वाली है, वो अपने कैसी है, हेक्टाकॉर्न कंपनी है, $100 बिलियन प्लस की कंपनी है। फिर अपनों ने कहा था कि आईटी सेक्टर के अंदर क्या करना है, नवाचार, उसके लिए केंद्र बनाए गए, कौन से, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, कौन से बनाए गए, वैश्विक क्षमता केंद्र, और इनकी संख्या सरकार ने कही है कि हमने कितने स्थापित कर दिए पूरे भारत में, 1700। फिर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में देख लिया, तीसरी रैंक है। फिर एआई सेंटर स्थापित हो रहे हैं क्या, और कहाँ कितने हो गए हैं, 890 एआई सेंटर कितने हैं, 890 भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार। और सबसे ज्यादा एआई का विकास, अगर एआई से सबसे ज्यादा विकास होता है तो कहाँ होता है, कर्नाटक। कैसे याद रखोगे, कर्नाटक की राजधानी क्या है, आईटी सिटी बोलते हैं अपने, सिलिकॉन वैली वाली, है ना, या तो अपने कहाँ होती है, यूएस कैलिफोर्निया के अंदर होता है सिलिकॉन वैली, या बेंगलुरु को भारत की क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बोलते हैं। तो आईटी सेक्टर एआई सबसे ज्यादा कहाँ है, कर्नाटक के अंदर है। फिर अपने सेवा सेक्टर, सेवा सेक्टर के अंदर वित्तीय 3 भाग होते हैं। सबसे पहले जो फाइनेंशियल, या अपने कहते हैं प्रॉपर्टी, या अपने कहते हैं जो पेशेवर सेवाएं होती है, वो अपने तीनों भाग किसमें आ जाते हैं। तो इसके अंदर टोटल क्या रही थी, वृद्धि दर क्या रही थी, भी आप लोगों ने देखा था ना, कृषि की 3.1 थी, उद्योग की 6.2 थी, और इसकी 9.1 थी। इसका योगदान 15.2 था, इसका 24.3 था, और इसका 51.1 था। ठीक है, ये इसमें भी सबसे ज्यादा योगदान किसका, 51.1 में, तो अपने कहते हैं वित्तीय और अचल संपत्ति और पेशेवर सेवाएं क्या होती है, जैसे जो नाम से स्पष्ट होती है, जैसे इंजीनियरिंग होगी, वकील होगी, शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया। ठीक है, फिर अपने कहते हैं व्यापार, होटल, परिवहन, इनका कितना प्रतिशत योगदान रहा, तो 15.8। और सबसे कम किसका रहा, तो लोक प्रशासन का। थोड़ा सा ऐसे ही याद रखेंगे कि सरकार होती है, थोड़ी सी काम कम करती है, कागजों में काम ज्यादा करती है, तो ये काम कम ही कर रही है। ठीक है, 13.8। फिर कागजों में करती है तो वृद्धि दिखी, व्यापार होटल में कमी, एकमात्र कमी किस में दिखी, व्यापार होटल में, और इसमें भी क्या हुई, वृद्धि। ठीक है, ये 3 बातें देखे थी। फिर प्रतिशत सबसे ज्यादा 9.9 है, सरकार भी कागजों में ज्यादा ही दिखा देती है, और कम है वो 7.5% की है, 2 बराबर है, और 1 7.5% की है। फिर अपने कहते हैं रोजगार, कुछ चीजें रोजगार के बारे में देखी थी। अपनों ने कहा था कि रोजगार कुल सेक्टर का, कुल जीडीपी के अंदर जितना रोजगार हो रहा है उसका कितना प्रतिशत, 30%। सेवा सेक्टर पूरी जीडीपी के अंदर कितने प्रतिशत रोजगार उत्पन्न कर रहा है, 30%। लेकिन अपनों ने कहा था फॉर्मल सेक्टर में, किसमें, औपचारिक क्षेत्र के अंदर अगर सेवा सेक्टर के रोजगार की बात करें तो कितनी है, 51.7% है। उसके बाद अगर अपने बात करें कौन से क्षेत्र में, अपने कह रहे हैं शहरों में, शहरों में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं उसमें से कितने, 61.9% कहाँ काम कर रहे हैं, सेवा सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। फिर अपनों ने देखा मजदूर, मजदूर कहाँ, शहरों में, मजदूर का भी क्या है, यही आंकड़ा है, मजदूर कहाँ पे, शहरों के अंदर कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं, तो 60% प्लस कहाँ काम कर रहे हैं, सेवा सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। और गांवों के अंदर बात करें तो गांवों में 20%। ठीक है, फिर अपने कहते हैं इसमें एक और चीज देखते हैं कि इसमें क्या मिलती है देखने को, लैंगिक असमानता मिलती है, यानी महिला पुरुष में भेद देखने को मिलता है सेवा सेक्टर के अंदर। ठीक है, भेद कैसे, आंकड़ों में, कि शहरों के अंदर तो शहरों में 100 महिलाएं काम कर रही है तो 60 महिला कहाँ काम कर रही है,
सेवा सेक्टर में कहाँ काम कर रही है। लेकिन गांवों के अंदर बात करें तो ज़्यादातर 90% महिलाएं कहाँ काम करती है, खेतीबाड़ी में। तो 10% महिलाएं हैं वो कहाँ काम कर रही है, सेवा सेक्टर में। ठीक है, ये मोटी मोटी बात थी, इन सारी लाइनों का ये मतलब है। ठीक है, कि रोजगार दे रहा है, रोजगार सेवा सेक्टर ओवरऑल कितना दे रहा है, 30। अपने कहते हैं फॉर्मल सेक्टर में कितना दे रहा है, 51.7। शहरों में कितना दे रहा है, तो 61.9। ओवरऑल बात कर रहे हैं ये। ठीक है, फिर मजदूर की बात की, मजदूर जो शहरी मजदूर है, अगर 100 शहरी मजदूर काम कर रहे हैं तो 60 मजदूर कहाँ काम कर रहे हैं, सेवा सेक्टर में। गांवों के अंदर अगर 100 मजदूर काम कर रहे हैं तो 20 कहाँ काम कर रहे हैं, सेवा सेक्टर में, बाकी 80 खेती में कर रहे हैं या कोई उद्योग में कर रहे हैं। लैंगिक असमानता, अपने कहते हैं अगर 100 महिला शहर के अंदर काम कर रही है, उसकी 60% महिला कहाँ काम कर रही है, सेवा में, और गांवों की 10% महिला सेवा सेक्टर में काम कर रही है। इतनी बात इस लाइनों का ये सारा मतलब है। फिर अपने बात करते हैं देश की 40% सेवा सेक्टर, यानी सेवा सेक्टर अपने आप में 100% है, कुल 51.1 था, ये अपने आप में 100 हो जाता है। तो इस 100 का 40% सेवा सेक्टर केवल और केवल 4 राज्य जनरेट करते हैं। एक तो पहले नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र, फिर अपने कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। 2 इस तट के हैं, वे अपने कह रहे हैं भी 2 तो अपने इस तट के हो गए, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कर्नाटक। एक अपने ये वाला तट हो गया तमिलनाडु, और एक ही अपने तेलंगाना जो नया बने। ये 4 राज्य हैं वो करते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कूट में कि दक्षिण भारत के अंदर उत्तर भारत की तुलना में सेवा सेक्टर कम है या अधिक है। तो अपने कह रहे हैं ना कि चारों राज्य 40% करते हैं, ये कहाँ के हैं, दक्षिण भारत के हैं। तो दक्षिण भारत के अंदर सेवा सेक्टर ज्यादा है। ठीक है, कल को कूट ये सीधा ना देकर आजकल क्या घुमा के पूछ लेते हैं, फिर पता नहीं, अपनों को याद नहीं आता उस समय ये फैक्ट। तो अपनों को सिर्फ ये बात याद रखनी है कि दक्षिण भारत में सेवा क्षेत्र उत्तर भारत की तुलना में अधिक है। उत्तर भारत की तुलना में अधिक है। ठीक है, ये कूट थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। फिर अगर अपने बात करें FDI के, मैंने कहा था FDI होता क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से कौन निवेश कर रहा है, विदेशी व्यक्ति कर रहा है और निवेश कर रहा है। अब ये निवेश कहाँ कर सकता है, तो 4 रास्ते थे इसके पास। या तो ये क्या करेगा, कोई फैक्ट्री नहीं स्थापित कर लेगा, भारत के अंदर फैक्ट्री कर सकता है, कोई भी कंपनी या सेवा कुछ भी हो। ठीक है, या तो ये कर लेगा स्थापित, नई स्थापित करेगा, या क्या करेगा, मौजूदा कोई क्या करेगा, कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई सेवा है, खरीद लेगा, या क्या करेगा, या आपने कहते हैं पार्टनरशिप कर लेगा। क्या कर लेगा, पार्टनरशिप कर लेगा। ठीक है, या क्या करेगा वो लास्ट में पोर्टफोलियो निवेश करता है। पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, तो मैंने कहा था एक बड़ी मात्रा में किसी देशी कंपनी के शेयर खरीद लेना बाहर के व्यक्ति द्वारा। ठीक है, तो अपने शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में आता है व्यक्ति और वो क्या करता है, किसी कंपनी जैसे अंबानी वाली कंपनी है, उसके बड़ी मात्रा में बल्क में क्या खरीद ली उसने, शेयर। उस निवेश को क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। लेकिन ये किसके द्वारा किए जाने चाहिए, विदेशी द्वारा, तभी क्या कहलाएगा, वो पोर्टफोलियो निवेश कहलाएगा। फिर अपने कहते हैं इसके 2 रूट थे। एक तो अपनों ने कहा कौन सा रूट था, दिल्ली रूट, और एक कौन सा था, मुंबई रूट। ठीक है, जब सरकार की कागजी कार्रवाई के बाद निवेश किया जाता है, चाहे किसी में भी करो, तो वो दिल्ली रूट कहलाता है। ठीक है, इसको सरकारी रूट भी बोलते हैं। और जब इस प्रकार का निवेश बिना सरकार की कोई अनुमति के डायरेक्ट किया जाता है भारत में, तो वो क्या कहलाता है, मुंबई रूट कहलाता है। फिर अपने कहते हैं कि इसका ही एक फैक्ट आया कि भारत में सर्वाधिक FDI कहाँ आता है, सेवा क्षेत्र में आता है, और कितना आता है, 80.2%। फिर इसमें भी सर्वाधिक किस में आता है, सेवा सेक्टर में भी, तो अपने कहते हैं जो सूचना और संचार है, टेली कम्युनिकेशन है, वहां आता है, और लगभग 26% आता है। पर्यटन के अंदर इन्होंने कहा कि GDP में हमारा कितना योगदान है, तो लगभग 5% के पास योगदान है। पर्यटन का GDP में कितना योगदान है, लगभग 5%। अगर पूरे GDP पूरे भारत को 100 रुपये हो रही है,
तो उसमें से 5 रुपए केवल पर्यटन से होती है, सेवा सेक्टर में नहीं हो रही है। पूरी ओवरऑल जीडीपी में 5% योगदान है। पर्यटन द्वारा भारत में रोजगार सृजन कितने प्रतिशत होता है? 13% रोजगार पर्यटन द्वारा, केवल पर्यटन द्वारा कहाँ होता है? भारत में होता है। लगभग 8.4 करोड़ पर्यटन से रोजगार प्राप्त भारत में करते हैं। फिर अपने कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कितनी वृद्धि हुई? 8.9%। अंतर्राष्ट्रीय में एनआरआई भी आते हैं प्लस विदेशी भी आते हैं, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बोलते हैं। और कितनी है ये? 8.9% की वृद्धि है पिछले साल की तुलना में। फिर घरेलू पर्यटक 17.5, लगभग दुगने ना भाई। 8.9 और 8.9 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? लगभग 17.8 आता है, लगभग दुगना है। ठीक है, 8.9 और 17.5। परिवहन सेवा, अब ये कह रहा है कि जीवीए का मतलब क्या है? सेवा सेक्टर। परिवहन का सेवा सेक्टर में कितना योगदान है? 4.5। यानी सेवा सेक्टर में 100 रुपए अगर जनरेट हो रहे हैं तो 4.5 रुपए कहां से हो रहे हैं? केवल और केवल परिवहन से। जो पर्यटन वाला पड़ा था ना ये 5%, ये पूरी जीडीपी की बात थी कि अगर पूरी जीडीपी में 100 रुपए हो रहे हैं तो उसमें 5 रुपए पर्यटन से आ रहे हैं। और ये जो बात कर रहे हैं ये केवल और केवल सेवा, जीवीआई है तो सेवा सेक्टर की कर रहे हैं। ठीक है, तो परिवहन सेवा का मतलब क्या हुआ कि अपने कह रहे हैं सेवा सेक्टर में अगर 100 रुपए हो रहे हैं तो 4.5 रुपए किससे हो रहे हैं? सेवा सेक्टर में, परिवहन सेवा से। दूर संचार सेवा, सेवा सेक्टर में 100 रुपए हो रहे हैं तो उसका 1.2 रुपया कहां से हो रहा है? तो अपने दूर संचार से हो रहा है। फिर इन्होंने कहा 120 करोड़ लोग फोन यूज करते हैं, इतने लोग इंटरनेट है और इनका घनत्व भी इतना ही है। फिर रियल इस्टेट का, तो अपने कहते हैं सेवा सेक्टर के अंदर अगर 100 रुपए जनरेट हो रहे हैं सेवा सेक्टर में तो उसके 7%, 7 रुपया कहाँ से जनरेट हो रहा है? रियल इस्टेट से हो रहा है। यानी कॉलोनी वगैरह काटते हैं ना जो प्रॉपर्टी वाले बड़े बड़े डीलर होते हैं, तो वहां से हो रहा है। ठीक है, आवासन, हाउसिंग और अपने रियल इस्टेट से हो रहा है 7%। और अपने कह देते हैं कि देश में कितना होम लोन, जो अपने घर बनाने के लिए लोन लेते हैं ना, वो होम लोन है, वो कितना दिया गया पिछले साल? तो जितनी अपनी जीडीपी है उसका 11% क्या दिया गया? होम लोन दिया गया। पिछली बार देश में इतना लोन बांटा गया, केवल होम लोन बांटा गया। फिर अपने कहते हैं मनोरंजन और मीडिया उभरती है सबसे ज्यादा। कोई अगर सेक्टर सेवा सेक्टर में ज्यादा हो रहा है तो वो ये है। और अपने कहते हैं आकार के आधार पर कितने ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बन गई है ये मनोरंजन और मीडिया? तो 2.3 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बन गई है। और इस 2.3 का 33%, अभी अपने आप में 100% है ये रुपए। भाई 2 ट्रिलियन में से 33% जो रुपए है वो केवल कहां से आ रहे हैं? डिजिटल मीडिया से आ रहे हैं। और अपने कहते हैं गेम से भी तो राजस्व होता है। जितने भी गेम होते हैं ना, पबजी होते हैं, इनके तो बड़े बड़े क्या होते हैं आजकल? भाई लीग होती है पूरी। ठीक है, मतलब ऑनलाइन पूरी। तो पबजी हो गया, या अपने कह देते हैं पुराने, अभी तो रोक लग गई इन पे, ड्रीम 11 हो गए थे। ठीक है, या पोकर वाले जितने भी एप्लीकेशन आते हैं। ठीक है, या जैसे एक स्टेक नाम की एप्लीकेशन आती है पैसे लगाने के लिए, पोकर के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इन सब से क्या होता है? सरकार इनमें कोई हिस्सेदारी नहीं करती। सरकार केवल क्या लेती है? इनसे टैक्स, और टैक्स भी सबसे ज्यादा लेती है। ठीक है, तो अपने कहते हैं कि कितनी आय हुई सरकार को गेम टैक्स से? तो कितनी हुई? 232 बिलियन रुपए हुई। फिर अपने कहते हैं स्पेस, पूरे विश्व का जो अंतरिक्ष बाजार है उसका 2% अंतरिक्ष बाजार कहाँ मिलता है? भारत में। जितना अंतरिक्ष बाजार का मतलब क्या हो गया? जितनी भी अंतरिक्ष के अंदर गतिविधि होती है, जितनी भी बातें होती है, उसकी 2% बातें कहाँ हो रही है? अपने भारत के अंदर हो रही है। फिर अपने कहते हैं एक फैक्ट दिया जिसपे अपने खूब जोर दे रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। विदेशी सैटेलाइट, फॉरेन के सैटेलाइट 393 लॉन्च किए हमने एक साल के अंदर। कितने साल में? 2015 से 24 के मध्य। कितने में? जब से मोदी जी आए तब से लेकर अब तक 9 साल के अंदर हमने 393 केवल और केवल कैसे उपग्रह, विदेशी, स्वदेशी नहीं है इसमें, केवल विदेशी कितने लॉन्च किए? 393 लॉन्च किए। फिर एक नई आजकल टर्म चल रही है, ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? ठीक है, तो अपने कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? आप रील बनाते हो, कोई वीडियो चढ़ाते हो, इंस्टा पे, फेसबुक पे, कोई भी चढ़ाए, उससे जो आय होती है उसमें जो टैक्स कटता है और सरकार को आय होती है वो क्या कहलाती है? ऑरेंज इकोनॉमी। सरकार ने कहा कि डिजिटल मीडिया से अगर आप यूज करते हो और आपको क्या हो रही है? आय, और उस आय पे जो टैक्स कटता है
जो सरकार को प्राप्त होता है वही क्या है, ऑरेंज इकोनॉमी का नाम दिया गया है, क्योंकि ये भारी मात्रा में बढ़ रहा है अब। ठीक है, यूट्यूबर है, खूब सारा पैसा कमाते हैं और खूब सारा टैक्स भी भरते हैं, कोई झोल नहीं होता इसमें। यूट्यूब है पर्सनल, गूगल का है, किसी का पर्सनल थोड़ी है, कोई चोरी नहीं होती। जितना यूट्यूब दे रहा है उसका जितना प्रतिशत दर निश्चित है वो सरकार को जाता ही जाता है। ठीक है, आय पे। उसके बाद भारत की ऑरेंज इकोनॉमी कितने डॉलर की हो चुकी है? 100 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 100 बिलियन और डॉलर की हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद अपने क्या करते हैं कि क्या है ये, सोशल मीडिया और इंटरनेट आधारित अर्थव्यवस्था है। क्या है? सोशल मीडिया और इंटरनेट आधारित अर्थव्यवस्था है, जिससे भारत को कितनी हो रही है? 100 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। जब ज़्यादा होने लगती है ना तो सरकार एक विशेष नाम दे देती है कि भाई उनको भी बुरा फील नहीं होना चाहिए, उनको भी ये समझ आना चाहिए कि भाई अपने किस में योगदान दे रहे हैं। ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर, संतरा इकोनॉमी के अंदर क्या दे रहे हैं? योगदान दे रहे हैं। फिर अपने एक इंडेक्स है FTRI, अंकटाड एक संस्था है। बेसिकली ये संस्था किसके लिए काम करती है? ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए काम करती है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट। किसकी संस्था है? यूनाइटेड नेशन की। किसकी संस्था है? यूनाइटेड नेशन की। ये क्या है? तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स जारी करती है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं? एक चीज इसमें आपको समझ आएगी कि किसके लिए किसके लिए जारी कर रही है? टेक्नोलॉजी के लिए। किस देश के अंदर टेक्नोलॉजी कितनी तैयार है, ठीक है, उसके लिए एक रैंक जारी करते हैं अपने। और कौन जारी करते हैं? अपने नहीं करते, अंकटाड करती है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब ये टेक्नोलॉजी ट्रेड, ये संस्था से स्पष्ट हो रहा है व्यापार टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। ठीक है, अब अपने जारी करता अंकटाड है। कुल देश कितने हैं? GII में क्या था? GII कौन जारी करता है? ग्लोबल वाला विप्रो। कुल देश कितने थे? 139। और भारत की रैंक क्या थी? उद्यमशीलता में रैंक कितनी थी? पेटेंट के अंदर रैंक कितनी थी? 3 अक्षर दुगना किया, उद्यमशीलता 6 अक्षर दुगना किया। ठीक है, तो अपने 12वीं थी, इतना पढ़ के आए थे उधर। और एक अपने फर्स्ट रैंक किसकी थी उसमें? स्विट्जरलैंड की। किसकी थी? स्विट्जरलैंड की। दूसरी स्वीडन की थी। थर्ड अपने USA की थी। फोर्थ अपने साउथ कोरिया की, जो एशिया में प्रथम। और चीन की क्या थी? 10वीं। इतनी बात वहां पड़ी थी। ठीक है, अब इस FTRI रैंक के अंदर क्या है? 170 देश है। 170 में से भारत का स्थान कौन सा है? 36वां है। और 2022 में कितना था इससे पिछली बार? 48वां था। यानी भारत ने अच्छी खासी वृद्धि की है टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये पूछ सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भारत विश्व रैंकिंग में ऊपर जा रहा है, तो ये पूछा जा सकता है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे संकेतक होते हैं, तो अपने अलग अलग रैंक निकलती है। सबसे पहली बात तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत की कौन सी रैंक है? तीसरी। भाई अपने इसको पूरा मत देखो, R&D कितने शब्द है? कितनी रैंक है? तीसरी। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितनी रैंक है? तीसरी रैंक है। फिर अपने कहते हैं औद्योगिक क्षमता। औद्योगिक क्षमता और AI दोनों में ही रैंक कौन सी है? 10वीं। औद्योगिक क्षमता और AI के अंदर दोनों में ही रैंक कौन सी है? 10वीं रैंक है। फिर अपने कहते हैं I&CT के अंदर रैंक कौन सी है? 99। ये शायद नहीं पूछे क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे है, यहाँ पूछने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, इन तीनों का R&D में तीसरी है, औद्योगिक क्षमता और 10वीं है। और AI निवेश में भी कौन सी है? 10वीं है। AI जो अपने टेक स्थापित करते हैं, AI सेंटर कितने पड़े थे? कितने स्थापित कर दिए? GCC सेंटर कितने स्थापित कर दिए? बढ़ गए थे ना अभी। GCC 1700 कर दिए। AI जेन सेंटर क्या कर दिए? 890। 1.97 लाख नए स्टार्टअप हुए। और फिर अपन ने देखा था कि स्टार्टअप के अंदर 3rd रैंक है, और टेक स्टार्टअप के अंदर भी कितनी रैंक है? 3rd रैंक है। ठीक है, तो ये अंकटाड जारी करता है, FTRI इंडेक्स है। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है। ट्रेड के अंदर आपने कितना विकास किया है ट्रेड में टेक्नोलॉजी का, तो उसके अंदर आप कहते हैं 36वीं रैंक है। और 2022 में 48वीं थी। भारत की स्थिति में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। फिर अपने कहते हैं R&D में 3rd रैंक है। औद्योगिक क्षमता और AI निवेश के अंदर क्या है? 10वीं है। और I&CT के अंदर 99वीं रैंक है। फिर ये कुछ आंकड़े थे जो अपनों ने पढ़ लिए थे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था भाई? राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा क्या होता है?
सिंपल बेसिक सी बात याद रखो, सरकार ने एक वित्त वर्ष में कितना लोन लिया है, कितना ऋण लिया है, वो क्या होता है सरकार का राजकोषीय घाटा। अपनों ने पढ़ा था कि भी जो अपने बजट है या वार्षिक वित्तीय विवरण है वो दो भागों में बंटा हुआ होता है। एक तो अपने राजस्व होता है, एक अपने पूंजीगत होता है। राजस्व प्राप्तियां होती है और राजस्व क्या होता है, व्यय होता है। इसमें भी प्राप्तियां होती है और क्या होता है, व्यय होता है। अब ये जो प्राप्तियां हैं वो कौन सी है, तो अपने कर प्राप्तियां हैं। कर में भी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ये पढ़ी थी। उसके बाद अपनों ने कहा था व्यय। व्यय किस किस में कर रही है सरकार यहाँ पे, एक तो क्या कर रही है, सेल कर रही थी। क्या कर रही थी, सेल, वस्तु और सेवाएं क्या कर रही थी, सेल। दूसरा क्या कर रही थी, इंटरेस्ट प्राप्त कर रही थी, ब्याज। ऐसा ही पढ़ा था, सेल और इंटरेस्ट प्राप्त कर रही थी। फिर अपनों ने कहा और इससे बड़ा अधिकारी आरपीएस, रेलवे से आए हैं, प्रॉफिट है और उसके अलावा सब्सिडी है। ठीक है, ये सब किस में प्राप्त कर रहे थे, ये व्यय थे किसके, राजस्व व्यय के। प्राप्तियां यहाँ किससे कर रही थी, तो अपने कह रहे हैं ऋण से कर रही थी। किससे कर रही थी, ऋण से। आंतरिक और बाह्य दो तरह के पड़े थे, आंतरिक और बाह्य। या तो सरकार घर के अंदर से लोन ले ले या बाहर से ले ले। उसके बाद अगर अपने बात करें पूंजीगत व्यय, कहाँ कर रहे थे, तो अपने कह रहे थे अवसंरचना निर्माण में। कहाँ कर रहे थे खर्च, अवसंरचना निर्माण में कर रहे थे। ठीक है, और ये अवसंरचना निर्माण, उसके अलावा जो अपने रक्षा समझौते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। कोई पीएसयू स्थापित कर दी वो भी इसी के अंदर आती है। ठीक है, तो ये सब क्या पढ़े थे अपनों ने, पूंजीगत प्राप्तियां पढ़ी थी। अपनों ने कहा था जो ये वाला भाग है कुल व्यय के अंदर से क्या घटा देंगे अपने, अगर ये वाली प्राप्तियां घटा दें तो क्या बचता है, केवल ये। और यही क्या होता है, सरकार का राजकोषीय घाटा होता है। और राजकोषीय घाटा कितना रहा था अपने, 4.4% रहा था। फिर एक राजस्व घाटा पड़ा था। अपनों ने कहा था राजस्व की जो अपना व्यय है उसमें से क्या घटा दें अगर राजस्व की प्राप्तियां, तो क्या आ जाता है, राजस्व घाटा। इस व्यय में से क्या घटा दे, ये राजस्व की प्राप्तियां, तो क्या आ जाएगा, राजस्व घाटा आ जाएगा। कितना रहा, 1.5% रहा। फिर अपनों ने देखा कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या है। इन्होंने कहा कि यार ये जो व्यय हो रहा है इसके अंदर आप जो ये सब्सिडी दे रहे हो ये राज्य को दे रहे हो, और राज्य कहाँ खर्च कर रही है इसे, पूंजीगत निर्माण में। तो अगर इसमें से ये क्यों, अपने इसको क्यों जोड़ रहे हो, ये घाटा थोड़ी है कोई, इससे तो संपत्ति बन रही है राज्य के अंदर। तो सरकार ने कहा कि इसमें से क्या घटा दो, ये पूंजीगत निर्माण वाली चीज घटा दो। तो आपके पास क्या आएगा, प्रभावी राजस्व घाटा, जो कि जीडीपी का कितना है, 0.3% है। उसके बाद एक प्राथमिक घाटा देखा था, वो कितना है, तो 0.8% है। फिर अपने कहते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी काउंसिल अपने संविधान के अंदर लिखी हुई है। जीएसटी काउंसिल या परिषद का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है, कौन से आर्टिकल में है, 279A के अंदर जीएसटी काउंसिल लिखी हुई है संविधान के अंदर। फिर अपने कहते हैं शुरुआत में जब जीएसटी लागू हुई थी, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 101वां हुआ था 2019 में। और कब लागू हो गई थी ये, 1 जुलाई 2019 को। इतनी बातें अपनों को पता है कि भी 1 जुलाई 2019 को लागू हुई थी, 101वां संविधान संशोधन हुआ था। और जीएसटी काउंसिल का उल्लेख आर्टिकल कौन से में है, 279A के अंदर है। फिर अपने कहते हैं शुरुआत में जो दरें थी वो कितनी कितनी थी, एक 5% की दर थी। शुरू में जो दर निर्धारित की गई थी जीएसटी की, इनडायरेक्ट टैक्स की, एक तो 5% की थी, एक 12% थी, एक 18% थी और एक 28% की थी, जो कि किस पे लगती थी, ज़्यादातर जो तंबाकू वगैरह या आपने कह देते हैं कि जो घटिया वस्तुएं होती है जितनी भी, उन पे लगती थी। या आपने कह देते हैं जितनी भी प्रतिष्ठा की वस्तुएं होती हैं उन पे लगती थी। जैसे कि जो ज़्यादा प्रतिष्ठा की है, जैसे सोना हो गया और हो गया, तो जितनी प्रतिष्ठा की वस्तु होती थी ना उस पे क्या लगती थी, 28% जीएसटी लगती थी। ये 4 रेट थी जीएसटी की, सरकार ने निर्धारित की हुई थी। 5 इस पे लगेगी, 12 इस पे लगेगी, 18 इस पे और 28 इस पे। अब क्या हुआ कि इसकी 2 ही कर दी, ये सारी कैंसिल कर दी, ये सारी दरें हटा दी। और सरकार ने कहा 2 दरें हैं, एक तो मानक दर है और एक जीएसटी की योग्यता दर है। मानक दर कितने प्रतिशत है, तो उन्होंने कहा कि 18% है। मानक दर कितनी है, 18% है। यानी अब 2 ही दरें हैं, या तो 5% की दर लगती है या किसकी दर लगती है,
18% की दर लगती है। फिर अपने कहते हैं एक दर इन्होंने और लगाई, कहा कि एक दर कौन सी है, ये 28 वाली को बढ़ा के कितना कर दिया, 40 कर दिया, और कहा कि जो अवगुण वाली वस्तुएं हैं जैसे कि शराब, जैसे कि तंबाकू, ठीक है, या अपने कह देते हैं कि अहितकारी वस्तुएं, ये अहितकारी तो है, स्वास्थ्य के लिए नुकसान करती है, या अपने कह देते हैं कि जो प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं उनके ऊपर कितनी लगती है, अब 40% लगती है। कितनी दर लगती है, 40। उसके अलावा जो सामान्य दरें हैं वो दो है, या तो 5% है या मानक दर कितनी है, 18% है। अब देखो अपनों ने क्या बात की थी, जो राजस्व प्राप्तियां की बात की थी भाई, अपनों ने अभी जो सारणी में देखा था ये राजस्व था, राजस्व की प्राप्तियां, कर और गैर कर प्राप्तियां होती है। तो अपने कह रहे हैं कि जो जितनी राजस्व प्राप्तियां हुई उसमें प्रत्यक्ष कर से कितनी हुई, जीडीपी की 59% कितनी हुई, तो टोटल प्राप्तियों की 59% हुई। अप्रत्यक्ष कर से कितनी हुई, 41% प्राप्तियां हुई, ठीक है। उसके बाद अपने कह रहे हैं कि सरकार को आय, अब टैक्स से किस किस टैक्स से ज्यादा आय होती है, तो अपने कहते हैं सबसे ज्यादा आय होती है इनकम टैक्स से, सबसे ज्यादा आय होती है इनकम टैक्स से। ये कई बार पूछा हुआ है, यूपीएससी के अंदर तो पूछते ही हैं, ठीक है, अपने भी कई बार एक आधी बार पूछा हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किस पे होती है, जीएसटी। इससे पहले सबसे ज्यादा होती थी जीएसटी से, क्योंकि दरें बहुत ज्यादा थी, 5 थी, 12 थी, ठीक है, बीच में 18 और 28 सबसे ज्यादा होती थी, ठीक है। तो अब क्या होगी, ज्यादातर चीजों पे 5 है, कुछ चीजों पे 18 भी है, और अपने कहते हैं कुछ पे 40 भी है, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो ज्यादा 5 का हो गया। पहले क्राइटेरिया ज्यादा 12 और 18 का था, तो ज्यादा सरकार टैक्स प्राप्त करती थी, ठीक है। तो जीएसटी है, इससे दूसरे नंबर पे फिर निगम कर। निगम कर क्या होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। क्या होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। दोहरे लगते हैं, ये कहाँ लगते हैं, दोहरे टैक्स। निगम कर का मतलब क्या है, दोहरे कर। एक तो ये क्या लगेगा, कहाँ लगेगा, एक तो लगेगा आय पर, कहाँ लगेगा, एक लगेगा लाभांश पर, कंपनी को जो लाभ प्राप्त हुआ उस पे भी लगता है। तो ये दोहरा कर होता है। क्या होता है, ये दोहरा कर, और इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। फिर एक अपने केंद्रीय उत्पाद शुल्क है और एक कस्टम ड्यूटी है, यानी सीमा शुल्क है। ये क्रम है, थोड़ा सा याद रखना है। फिर राजस्व प्राप्तियां टोटल कितनी हुई जीडीपी की, 9%। सकल कर राजस्व प्राप्तियां, यानी कर से जो प्राप्तियां हुई वो कितनी हुई जीडीपी की। सकल का मतलब दोनों, यहां जो बात कर रहे थे प्रत्यक्ष से अलग की और अप्रत्यक्ष से अलग की, यहां बात कर रहे हैं ओवरऑल कर से प्राप्तियां जो टोटल दोनों के मिला के कितनी हुई जीडीपी की। यहां जीडीपी की 11.5% हुई। फिर अपने कहते हैं आईटीआर भरने वालों की संख्या, इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर क्या होती है, इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर भरते हैं अपने, अगर अपने एक निश्चित सीमा से ज्यादा कमाते हैं तो अपनों को क्या देनी पड़ती है, आईटीआर फिल करनी पड़ती है। तो वो कितने लोगों ने फिल की भारत के अंदर, 9.2 करोड़ लोगों ने फिल की, ठीक है। ये बात इतनी थी। अब थोड़ा सा राजस्थान जी की ओर देख लेते हैं बच्चों के टाइम में, प्रवासी दिवस वाला। हाँ जी, तो अपनी जो समीक्षा की जितनी बातें थी अपनों ने देख ली, ठीक है। अब अपने जहाँ से छोड़ा था काफ़ी लंबे समय पहले, क्योंकि बीच में पॉलिसी करवाने लगे थे, उसके बाद बजट आ गया तो बजट करवाने लगे थे, तो अब अपने वापस से, क्योंकि अपनों ने दिसंबर का इंटरनेशनल दिसंबर सारा कर लिया, नेशनल सारा कर लिया, और राजस्थान में भी बहुत सारी बातें देख ली। जैसे कि अपनों ने प्रवासी राजस्थान दिवस देख लिया था, अपनों ने एनआरआर और जो भी नई पॉलिसियां जारी हुई है जैसे पर्यटन नीति, ठीक है, वाहन स्क्रैप नीति, वाहन स्क्रैप नीति, ये सारी पॉलिसियां दिसंबर में ही जारी हुई थी। तो ये करंट का ही पार्ट थी। बस अपनों ने क्या किया, थोड़ी सी जो पिछले साल वाली नीतियां थी जो कि अपनों को सर्वे के अंदर बजट में पढ़नी होती है, ठीक है, वो मैंने थोड़ी सी एक साथ पहले ही करवा दी। अब अपनों ने देखा था 10 दिसंबर को अपनों ने क्या मनाया था, प्रवासी राजस्थान दिवस। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट होती है, पहली कब होती है, तो अपने कहते हैं 9 दिसंबर को होती है, कहाँ पे,
जयपुर के अंदर। कहाँ होती है? जयपुर के अंदर होती है और 9 दिसंबर 2024 को पहली होती है। कब होती है? 2024 को पहली होती है और अब ये हर साल हुआ करेगी दिसंबर में, ठीक है। तो इसी का दूसरा संस्करण हुआ 2025 दिसंबर के अंदर, वो ही अपने पढ़ रहे हैं। इसी संस्करण के दौरान 9 से 11 दिसंबर के आसपास होती है, तो 10 तारीख इसके बीच में आती है। तो उस दिन क्या आयोजित किया जाता है? प्रवासी राजस्थान दिवस। प्रवासी राजस्थान का मतलब क्या है? ऐसे लोग जो हैं तो अभी भी इंडियंस है, तो अभी भी राजस्थानी, लेकिन कहाँ रह रहे हैं? व्यापार या अन्य किसी भी कार्य से विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है ताकि सरकार उनको बुलाए, उनमें से जो प्रतिष्ठित लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, और उनका क्या ले सके? सहयोग ले सके। तो इन्होंने थीम रखी बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान। कहाँ हुआ ये? सीतापुरा के अंदर जयपुर में हुआ। आयोजक कौन कौन था? तो अपने कहते हैं कि ज़्यादातर बिजनेसमैनों को इसमें यूज करेंगे, साधारण व्यक्ति को बुला के क्या करेंगे सरकार? बिजनेसमैन को ले रहे हैं, तो अपने यहाँ बिजनेस के लिए, उद्योगों के लिए सबसे बड़ी कोई रेगुलेटरी संस्था है तो वो रिको है ना। तो अपने रिको था। एक अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आगे, तो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, निवेश संवर्धन जो ब्यूरो है BIP, वो था। और राजस्थान फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, वो थी। पार्टनर कौन था इसमें? जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, भारत के जो उद्योग मंत्रालय उसके तहत काम करने वाली सर्वोच्च नोडल एजेंसी है भारत में उद्योगों के लिए, CII। ये क्या थी? इसमें इसकी पार्टनर संस्था थी। फिर इसके अंदर क्या किए गए? जो राजस्थान फाउंडेशन है उस संस्था के कुछ चैप्टर होते हैं और उस चैप्टर की संख्या को बढ़ाया गया। कितने नए चैप्टर बना दिए? 14 और। पहले कितने थे? 26। 14 और जुड़ गए नए, तो कितने हो गए? तो राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टरों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 40 है। चैप्टर है क्या बेसिकली? तो अपने कहते हैं इसमें 2 तरह के चैप्टर हैं, एक तो घरेलू चैप्टर है और एक अपने इंटरनेशनल चैप्टर है। कहने का मतलब, चैप्टर का मतलब कि एक देश को अपने साझेदार बनाते हैं, ठीक है। एक घरेलू राज्य को साझेदार बना लेते हैं तो वो घरेलू चैप्टर कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय किसी देश को बना लिया तो वो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर कहलाता है। तो अपने कहते हैं 14 चैप्टर नए बनाए गए। 9 कितने हैं नयों में? अंतर्राष्ट्रीय। ये देश है जो कि किस में बनाए गए हैं? नए अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर बनाए गए हैं। फिर अपने कहते हैं 5 राज्यों को क्या किया गया है? राजस्थान फाउंडेशन संस्था ने अपना घरेलू चैप्टर बना लिया है, इन 5 के साथ साझेदारी की है। ये हुआ पहली घटना, प्रमुख घटना हुई कहाँ पे? राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट है, प्रवासी राजस्थान दिवस है उस दिन। फिर एक और आंकड़ा जारी किया गया कि हमने पिछले साल जो क्या की थी? राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की थी, ठीक है। तो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की थी, उसमें 35 लाख करोड़ के MOU आए थे, जो अपने कब हुई थी? दिसंबर 2024 में। इस बार वाली दूसरी है, 25 वाली। 24 के अंदर कितने लाख के MOU आए थे? 35 लाख करोड़ के। उसमें से हमने 1 लाख करोड़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है। क्या बताया कि हमारे पास निवेश आया था 35 लाख करोड़ का, और हमने 1 साल में उस समिट के कारण 1 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट है उनको क्या कर दिए? लागू कर दिए। 9 प्रतिष्ठित हस्तियों को क्या दिया गया? सम्मान, जो कि है तो राजस्थानी पर कहाँ रह रहे हैं? या तो भारत के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, या फिर भारत के किसी अन्य बड़े शहर में रह रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को बुलाया और क्या किया? बड़े बड़े बिजनेसमैन को प्रवासी राजस्थान दिवस का टैग दे दिया, क्योंकि अपने मारवाड़ी व्यापारी है ना, वो फेमस है दुनिया में। व्यापार जहाँ जहाँ होता है ना वहाँ मारवाड़ी जरूर मिल जाता है ना। तो अपने कहते हैं उनको बुलाया गया और किया गया। तो इनमें वही व्यक्ति हैं जो राजस्थान से जिनका संबंध है, ठीक है। तो सबसे पहले अनिल अग्रवाल, किसको? अनिल अग्रवाल को। मंगलम बिड़ला जो अपने सीमेंट आती है उनके कुमार मंगलम जी को, और विनीत मित्तल जी को, अजय पिरामल को, माधव सिंघानिया, पूनम चंद्र राठी, नरसी कुलारिया, CM मुंदड़ा और प्रदीप राठौड़। इन 9 व्यक्तियों को क्या किया गया? प्रवासी राजस्थान सम्मान दिया गया 10 दिसंबर को राजस्थान में। और कुछ पोर्टल लॉन्च किए गए। कौन कौन से? एक तो सहायता पोर्टल, ताकि प्रवासी राजस्थानियों की क्या की जा सके? सहायता। सिटी गैस वितरण पोर्टल, ठीक है, ये गैस वितरण से संबंधित पोर्टल है, ये भी इसी दिन लॉन्च किया गया। उसके बाद अपने माइनिंग डैशबोर्ड, कौन सा? माइनिंग डैशबोर्ड, खनन से संबंधित कोई पोर्टल था, वो क्या किया गया? जारी किया गया। फिर एक बुक का विमोचन किया गया। कौन सी बुक? कॉफी टेबल बुक। कौन सी थी? नाम क्या था? कमिटमेंट इन एक्शन। कमिटमेंट इन एक्शन बुक थी, वो भी इस दिन क्या की गई? विमोचित की गई। अब जो ये अपने अनिल अग्रवाल थे जिनको सम्मानित किया गया, ये कौन है?
वेदांता ग्रुप है जो उसके चेयरमैन है, वेदांता ग्रुप के क्या है, चेयरमैन है। और इन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट लगा दूंगा, कहाँ, राजस्थान में। इनको सम्मानित किया तो इन्होंने घोषणा कर दी कि पूरे राजस्थान का, पूरे भारत का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाऊंगा, मैं राजस्थान के अंदर लगाऊंगा। फिर राज्यपाल द्वारा एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, ये याद रखेंगे, हरिकिशन भाऊ वागड़े है, प्रवासी राजस्थान के दिन क्या करते हैं, प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। और कहाँ करते हैं, जयपुर के प्रगति पथ पर। उसके बाद अपने बात करते हैं, 2 नई नीतियां और लॉन्च की गई इस दिन, एक तो अपने NRR और एक अपने पर्यटन नीति, दोनों को अपने विस्तार से पढ़ चुके हैं। बाकी बातें अपने करेंगे कल। ठीक है जी, धन्यवाद।